संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार भारत का केंद्रीय बजट पेश करती है? अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेजेंट्स द यूनियन बजट ऑफ इंडिया? तो किस आर्टिकल के अंडर में आता है? आर्टिकल 112, जो आर्टिकल 112 है, आर्टिकल 112 है, आर्टिकल 112 इसके अंडर में आता है। ये मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में आता है, ठीक है। तो इस आर्टिकल के दौरान ही क्या होता है, इस आर्टिकल के अंडर में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो प्रेजेंट करती है, पेश करती है यूनियन बजट को, ठीक है। अब उसके बाद यूनियन बजट को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहा जाता है। पहले ऐसा होता था कि हर साल फरवरी का जो लास्ट वर्किंग डे है, देखिए जो लास्ट वर्किंग डे फरवरी का होता था, इस दिन जो फाइनेंस मिनिस्टर हो गए इंडिया के, ये पार्लियामेंट में प्रेजेंट करते थे बजट को। लेकिन 2017 में ऐसा हुआ कि जो अरुण जेटली जी जो फाइनेंस मिनिस्टर मतलब कि इंडिया के रहे थे 2014 से, ठीक है, इन्होंने क्या कर दिया था कि जो बजट को प्रेजेंट करना, यूनियन बजट को प्रेजेंट करना स्टार्ट कर दिया था 1 फरवरी से मतलब कि 1 फरवरी से, फरवरी का जो पहला दिन था, पहला वर्किंग डे, ठीक है, इस दिन से इन्होंने मतलब कि स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो उसके अलावा बस यही इंपॉर्टेंट है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए आगे देखते हैं अगला। 1 फरवरी 2022 को लोकसभा में नरेंद्र मोदी 2.0 मतलब कि नरेंद्र मोदी जी का ये दूसरा पारी है, इस बार से 2.0 कहा गया है। सेकंड टर्म है नरेंद्र मोदी जी के गवर्निंग का। सरकार का केंद्रीय बजट 2022-23 किसने पेश किया है? हु हैज प्रेजेंटेड द यूनियन बजट 2022-23 ऑफ नरेंद्र मोदी 2.0 गवर्नमेंट इन द लोकसभा ऑन February 1, 2022? किसने पेश किया था, कौन प्रेजेंट किया था? निर्मला सीतारमन जी ने प्रेजेंट किया था। निर्मला सीतारमन जी कौन है? यूनियन मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन जी, ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को प्रेजेंट करती है, मतलब कि फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वित्त मंत्री हैं। कब पेश किया गया था? 1 फरवरी 2022 को निर्मला सीतारमन जी ने बजट को पेश किया था। निर्मला सीतारमन जी ने अभी तक मतलब कि चौथा बार, ये जो था ना, ये 4th टाइम था जब निर्मला सीतारमन जी ने 1 फरवरी 2022 को बजट पेश किया है, प्रेजेंट किया है। इसके पहले ये 3 बार कर चुकी हैं, ठीक है। इनका मतलब कि जो अभी ये जिस पद पर है वित्त मंत्री के रूप में, इनका जब से पदभार इन्होंने संभाला है, तो इनका ये चौथा बार था जब इन्होंने बजट को पेश किया। और टोटल अभी तक बजट कितना पेश हो चुका है भारत में, इंडिया में? तो 92 बार, 92 टाइम्स, ठीक है। पार्लियामेंट में कौन वहां के ऑनरेबल स्पीकर थे जब बजट को पेश किया गया था? तो लोकसभा में जो थे वो ओम बिरला जी थे, ठीक है। आगे देखते हैं अगला। 2022-23 के लिए नाम मात्र सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की कितनी वृद्धि दर की गई है? हाउ मच ग्रोथ रेट ऑफ नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी इज पेग्ड, बोलने का मतलब मीजर्ड, फॉर 2022-23? तो कितना है? 11.1%, 11.1%, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला। वित्त वर्ष 2022-23 में कुल व्यय का बजटीय अनुमान बीई क्या है? व्हाट इज द बजटेड एस्टिमेट बीई और टोटल एक्सपेंडिचर इन फाइनेंशियल ईयर 2022-23? कितना है? 39,44,909 करोड़ रुपीज, 39,44,000 रुपए, 39,44,909 करोड़ रुपए, ठीक है। ये क्या है? बजटेड एस्टिमेट है टोटल एक्सपेंडिचर का फाइनेंशियल ईयर 2022 से 23 के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं अगला। वित्त वर्ष 2022 के लिए केंद्रीय बजट 2022-23 में कितना राजकोषीय घाटा, फिस्कल डिफिसिट, जीडीपी के परसेंट के रूप में अनुमानित है? हाउ मच फिस्कल डिफिसिट एज परसेंट ऑफ जीडीपी, मतलब कि परसेंट में बताना है, ठीक है। इज प्रोजेक्टेड इन द यूनियन बजट 2022-23 फॉर फाइनेंशियल ईयर 23? कितना बताया गया है? 6.4% ऑफ जीडीपी, 6.4% ऑफ जीडीपी, ठीक है। आगे देखते हैं अगला। वित्त वर्ष 2022-2023 में जो कुल प्राप्ति है उधार के अलावा के कितने मूल्य का अनुमान लगाया गया था? हाउ मच वर्थ ऑफ टोटल रिसिप्ट्स अदर देन बोरोइंग्स, उधार के अलावा, ठीक है, वेयर एस्टिमेटेड फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022-23? कितना बताया गया है? टोटल रिसिप्ट्स अदर देन बोरोइंग्स, मतलब कि उधार इसमें शामिल नहीं है। 22,83,713 करोड़ रुपए, 22,83,713 करोड़ रुपीज, ठीक। आगे देखते हैं अगला। देखिए ये जो है ना, ये जो 22,83,713 करोड़ रुपए है, ये 4.8% हाइयर है। कब से? 2021-22 का जो था, ठीक है। 2021-22 में कितना था? 21,78,911 करोड़ रुपए, ठीक है। आगे देखते हैं अगला। किस केंद्र सरकार के मंत्रालय ने रिवाइज्ड एस्टिमेट 2021-22 की तुलना में फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए
बजटीय आवंटन में सबसे अधिक वृद्धि देखी गई है? कहां देखा गया है? Which central government ministry has observed the highest annual increase in budgetary allocation for financial year 23 over revised estimate of 2021 to 22? तो किस मिनिस्ट्री में देखा गया है जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट एनुअल इंक्रीज है? वो है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस में, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस में देखा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला। और हाँ, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस को सबसे ज्यादा मिला है ना, ये टोटल टॉप 13 मिनिस्ट्रीज है, उसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट मिला है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन को। ठीक है, अब उसके अलावा आगे आगे देखते हैं। देखिए ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। केंद्र सरकार द्वारा 2022-23 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कितनी राशि हस्तांतरित की जाएगी? हाउ मच वर्थ ऑफ फंड्स विल बी ट्रांसफर्ड टू द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन 2022 to 23 बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट? तो कितना किया जाएगा, मतलब कि कितना अमाउंट एलोकेट किया जाएगा, ट्रांसफर किया जाएगा? 16,11,781 करोड़, 16,11,781 करोड़ रुपीज। ठीक है, आगे देखते हैं अगला। 2022-23 में केंद्र सरकार के किस मंत्रालय को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ है? Which ministry of union government has received the highest allocation in 2022 to 23? तो किस मिनिस्ट्री को हुआ है सबसे ज्यादा हाईएस्ट एलोकेशन? आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है इसे सबसे हाईएस्ट देखने को मिला है। कितना अमाउंट में अगर वैल्यू में बात किया जाए तो कितना मिला है? 5,25,166 करोड़ रुपए। ठीक है, अब उसके बाद ये इसे इंग्लिश में देखा जाए तो 5,25,166 करोड़ रुपीज जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है इसे सबसे हाईएस्ट एलोकेशन मिला है 2022-23 के लिए। ठीक है, उसके अलावा ये जो है जो टोटल बजटेड एक्सपेंडिचर है ना, जो टोटल बजटेड एक्सपेंडिचर है उसमें 13.3% मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को ही मिला है। अब उसके बाद इसके बाद जो फॉलो किया जाएगा, मतलब कि फॉलोड बाय, इसके बाद क्या देखा जाएगा कि किसको मिला है? कंज्यूमर अफेयर्स को, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन को, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज को और होम अफेयर्स को। ठीक है, आगे देखते हैं अगला। वित्त वर्ष 2023 के केंद्रीय बजट में किस केंद्र सरकार की योजना के लिए धन का उच्चतम आवंटन प्रस्तावित है? फॉर विच सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम द हाईएस्ट एलोकेशन ऑफ फंड्स इज प्रोपोज्ड इन द यूनियन बजट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23? तो किसे सबसे ज्यादा, मतलब किस योजना के लिए मिलेगा? MGNREGS। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? MGNREGS का फुल फॉर्म होता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। ठीक है, कितना एलोकेट किया गया है? देखिए, नहीं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब आप लोग छोड़ दीजिए। ठीक है ना, बस इतना इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये देख सकते हैं, ये जो MGNREGS हो गया ना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, इसके बाद किसने फॉलो किया है? मतलब इसे पीएम किसान एंड जल जीवन मिशन, ठीक है, नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम NDRWP। ठीक है, आगे देखते हैं अगला। निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय बजट 2021-22 के भाग ए का घटक नहीं है? Which of the following is not the component? बोलने का मतलब पार्ट नहीं है, पार्ट ए ऑफ द यूनियन बजट 2021 to 22। देखिए, हेल्थ एंड वेलबींग जो है, हेल्थ एंड वेलबींग जो है वो क्या है? पार्ट है। इनोवेशन एंड R&D जो है वो पार्ट है, पार्ट ए का ये सब पार्ट है। ठीक है ना, कंपोनेंट है। दी इन्विगोरेटिंग ऑफ ह्यूमन कैपिटल ये है पार्ट, और नन ऑफ दी, इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, ये जो है ना ये पार्ट बी का पार्ट है, पार्ट बी का पार्ट है। ठीक है, देखिए जो पार्ट ए है वो कंसिस्ट करता है 6 पिलर्स को, 6 पिलर को। ठीक है, एम्फेसिस करता है आत्मनिर्भर भारत पे, मतलब कि इसका फोकस क्या है? आत्मनिर्भर भारत पे। ठीक है, जो पार्ट बी है वो जितना भी टैक्स प्रपोजल्स हो गया टैक्स से संबंधित उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो जो 6 पिलर्स है पार्ट ए का वो कौन कौन से देख लेते हैं। हेल्थ एंड वेलबींग, फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया, रीइन्विगोरेटिंग ह्यूमन कैपिटल, इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। ठीक है, आगे देखते हैं अगला। पीएम गति शक्ति में कितने मापदंड तय किए गए हैं? हाउ मेनी पैरामीटर्स हैव बीन प्रीमाइज्ड इन पीएम गति शक्ति? तो टोटल 7 पैरामीटर्स जो है, मापदंड है, वो पीएम गति शक्ति में मतलब कि प्रीमाइज्ड किए गए हैं। ठीक है, देखिए जो पीएम गति शक्ति है इसे रिसीव किया गया है, मतलब इसने रिसीव किया है अपना पहला आउटले एलोकेशन कितना का? 20,000 करोड़ रुपए का फाइनेंशियल ईयर 2023 में।
किस चीज के लिए? इंटीग्रेटेड प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेटेड इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। पीएम गति शक्ति लॉन्च किया गया था अक्टूबर 2021 में, कितना का लागत से? 100 लाख करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है, 100 लाख करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है, ठीक है। ये जो 7 पैरामीटर्स है ना, ये कौन कौन से हैं? देखिए, रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज एंड लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को सवाल देखने को मिल सकता है, इसे याद कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। केंद्रीय बजट के वित्त विधेयक का दस्तावेज भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रस्तुत करने के लिए अनिवार्य है? द यूनियन बजट्स डॉक्यूमेंट ऑफ फाइनेंस बिल इज मैंडेटेड फॉर प्रेजेंटेशन अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो किस आर्टिकल के अंडर में आता है? आर्टिकल 110, आर्टिकल 110, ठीक है। आगे देखते हैं अगला। बजट अनुमान 2022-23 में महिलाओं के कल्याण के लिए कितनी राशि का बजट है? हाउ मच अमाउंट इज बजटेड टुवर्ड्स वेलफेयर ऑफ वुमेन? महिलाओं के कल्याण के लिए, ठीक है, वुमेन के कल्याण के लिए। इन बजटेड एस्टिमेट ऑफ 2022-23, तो कितना है? 1,71,006 करोड़ रुपए, 1,71,006 करोड़ रुपीज, ठीक है। आगे देखते हैं अगला। भारत का 92वां केंद्रीय बजट अर्थव्यवस्था को अमृतकाल से आगे बढ़ाने के लिए प्रदान किया गया है। अमृतकाल की अवधि कितनी होती है? दी 92nd यूनियन बजट ऑफ इंडिया इज प्रोवाइडेड टू स्टीर दी इकोनॉमी ओवर दी अमृतकाल। मतलब कि स्टीर बोलने का मतलब आगे ले जाना अमृतकाल से, इकोनॉमी को आगे ले जाना अमृतकाल से। तो जो अमृतकाल है ना, उसका पीरियड कितने वर्ष का होता है, मतलब कितना होता है? हाउ लॉन्ग इज द पीरियड ऑफ अमृतकाल? 25 वर्षों के लिए अमृतकाल का जो है वो समय होता है, पीरियड होता है, अवधि होता है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर देखिए मेन प्रोजेक्ट क्या है ना, मतलब कि मेन जो इसका है फोकस क्या होता है, मेन किस चीज से संबंधित है? डेवलपमेंट ओरिएंटेड है, ठीक है, डेवलपमेंट ओरिएंटेड, विकास से संबंधित, ठीक है। आगे देखते हैं अगला। निम्नलिखित में से कौन फाइनेंशियल ईयर 2023 बजट के 4 प्राथमिकता प्रायोरिटी वाले क्षेत्रों का हिस्सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द 4 प्रायोरिटाइज्ड सेक्टर्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 बजट? तो कौन सा जो 4 है वो प्रायोरिटी सेक्टर है? देखिए कौन कौन सा इसमें से मतलब हिस्सा है। देखिए जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट है ये इसका हिस्सा है। तो हम लोग मेन यहाँ पे चलते हैं, जो 4 सेक्टर्स है ना, 4 सेक्टर्स ये जो हो गया, हम लोग उसके बारे में डायरेक्ट देख लेते हैं। क्या है? पीएम गति शक्ति है, ठीक है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट है, प्रोडक्टिविटी इनहैंसमेंट एंड इन्वेस्टमेंट है, सनराइज अपॉर्चुनिटीज, एनर्जी ट्रांसिशन एंड क्लाइमेट एक्शन है, क्लाइमेट एक्शन, ये पूरा का पूरा एक पार्ट में है, ठीक है। अब उसके बाद फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट्स है, ठीक है। तो ये जो है 4 सेक्टर है जिसे प्राथमिकता दिया जाएगा। किस लिए? 2023 का जो बजट पेश किया गया है उसमें ऐसा बताया गया है, अनाउंस किया गया है। चलिए आगे देखते हैं अगला। फाइनेंशियल ईयर 2023 के केंद्रीय बजट ने पीएम गति शक्ति के लिए पहली बार आवंटन को चिन्हित किया है। यह कितने मूल्य का है? द यूनियन बजट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 मार्क द फर्स्ट एवर एलोकेशन ऑफ पीएम गति शक्ति। इट इज ऑफ हाउ मच वर्थ? तो पीएम गति शक्ति जो है उसको फर्स्ट एवर जो एलोकेशन मिला है, आउटले मिला है, वो कितने अमाउंट का है, कितना वैल्यू का है? 20,000 करोड़ रुपए का है, ठीक है, 20,000 करोड़ रुपीज। जो गति शक्ति है इसे पहला फर्स्ट एवर आउटले मिला है कितना का? 20,000 करोड़ रुपए का 2023 में, जो कि इंटीग्रेटेड प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेटेड इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स पे फोकस करता है। पीएम गति शक्ति जो है वो कब लॉन्च हुआ था? अक्टूबर 2021 में। 100 लाख करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स MMLP, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क, ठीक है, के तहत कितने स्थानों को कवर किया जाएगा? हाउ मेनी लोकेशंस विल बी कवर्ड अंडर दी मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क MMLPs? तो कितना लोकेशन को कवर किया जाएगा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क के लिए? 4 लोकेशन को, ठीक है। ये जो लोकेशन हो गए कहां कहां है देख लीजिए, नॉर्थ ईस्ट, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड कश्मीर, ठीक है। आगे देखते हैं अगला। हाँ, ये जो अवार्ड किया जाएगा ना, देखिए जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है ये अवार्ड किया गया है पीपीपी के द्वारा, मतलब कि थ्रू पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, मतलब कि पब्लिक और प्राइवेट एंटिटी मिलके मतलब इसे बनाएगा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। कहां बनाया जाएगा? नॉर्थ ईस्ट, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड कश्मीर, ठीक है। आगे देखते हैं टोटल कितना पार्क होगा? 4, मतलब टोटल कितना एरिया को कवर करेगा, लोकेशन को कवर करेगा? 4 लोकेशन। कौन कौन सा लोकेशन है? ये चारों। आगे देखते हैं अगला। अगले 3 वर्षों के दौरान कितनी वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण किया जाएगा? हाउ मेनी वंदे भारत ट्रेन्स विल बी मैन्युफैक्चर्ड ड्यूरिंग द नेक्स्ट 3 इयर्स?
तो कितना वंदे भारत ट्रेन बनाया जाएगा, मैन्युफैक्चर किया जाएगा, उसका निर्माण किया जाएगा अगले 3 वर्षों में, नेक्स्ट 3 इयर्स में 400 400 वंदे भारत ट्रेन्स विल बी मैन्युफैक्चर्ड ड्यूरिंग द नेक्स्ट 3 इयर्स। ठीक है, आगे देखते हैं अगला सवाल। कृषि के संबंध में 2023 को निम्नलिखित में से किस वर्ष घोषित किया गया है? विथ रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर 2023 हैज बीन अनाउंस्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। तो कृषि के रिस्पेक्ट में, मतलब कि एग्रीकल्चर के रिस्पेक्ट में 2023 को अनाउंस किया गया है किस ईयर के रूप में? इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि 2.37 लाख करोड़ रुपया, मतलब कि 2.37 2.37 लाख करोड़ रुपए एलोकेट किया गया है फार्मर के लिए। 2.37 लाख करोड़ रुपए एलोकेट किया गया है फार्मर्स के लिए, ताकि ये प्रोक्योर करेंगे व्हीट एंड पैडी क्रॉप्स को। ठीक है, 2023 में ऐसा अनाउंस किया गया था। ठीक है, कि ये जो कृषि के रिस्पेक्ट में जो देखा जाए ना, तो इसे कहा जाएगा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। आगे देखते हैं अगला। कौन सा बैंक कृषि और ग्रामीण उद्यम के लिए स्टार्टअप को वित्त पोषित करने के लिए मिश्रित पूंजी के साथ धन की सुविधा प्रदान करेगा? विच बैंक विल फैसिलिटेट फंड्स विथ ब्लेंडेड कैपिटल, मिश्र धन। ठीक है, मिश्र पूंजी जो हो गया ना, ब्लेंडेड कैपिटल टू फाइनेंस स्टार्टअप्स फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल एंटरप्राइजेस। तो कौन सा करता है? देखिए, जब भी फाइनेंस का बात किया जाता है ना, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, मतलब कि फार्मिंग वगैरह एग्रीकल्चर से रिलेटेड, कृषि से रिलेटेड, और उसके बाद जब रूरल डेवलपमेंट का बात होता है, रूरल एंटरप्राइज का बात होता है, तो कौन सा बैंक जो है वो सबसे ज्यादा हिस्सा लेता है, पार्टिसिपेट करता है, या कौन देख रेख करता है? वो है नाबार्ड। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, आगे देखते हैं अगला। मध्य प्रदेश में केन नदी को उत्तर प्रदेश के बेतवा नदी से जोड़ने वाली भारत की जो पहली नदी को जोड़ने वाली परियोजना, प्रोजेक्ट, स्कीम के लिए कितना राशि आवंटित किया गया है? हाउ मच अमाउंट हैज बीन एलोकेटेड टुवर्ड्स दी इंडियाज फर्स्ट रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। जो इंडिया का पहला रिवर को कनेक्ट करने वाला, इंटरलिंक करने वाला जो प्रोजेक्ट है, योजना है, ठीक है, उसके लिए उसमें जो जोड़ा जाएगा केन रिवर को, जो कि मध्य प्रदेश का है, और बेतवा नदी जो कि उत्तर प्रदेश से है। ठीक है बोलने का मतलब बहता है, ठीक है ना, निकलता है। तो कितना का प्रोजेक्ट है ये? 44,605 करोड़ रुपए का, 44,605 करोड़ रुपीज का, 44,605 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है ये। ठीक है, अब उसके बाद ये इंप्लीमेंट कहां से किया जाएगा? देखिए, जो इरिगेशन फैसिलिटी है ना, वो बुंदेलखंड रीजन से प्रोवाइड किया जाएगा। आगे देखते हैं अगला। एमएसएमई प्रदर्शन RAMP कार्यक्रम को बढ़ाने और तेज करने के लिए शुरू किया जाएगा। इसका परिव्यय क्या है, मतलब कि आउटले कितना है? देयर विल बी रोलिंग आउट रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज परफॉर्मेंस RAMP प्रोग्राम। व्हाट इज इट्स आउटले? तो कितना इसका परिव्यय आउटले है? 6,000 करोड़ रुपए। देखिए, बूस्ट करने के लिए MSME को, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, जिसका फुल फॉर्म है MSME का, रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस। ठीक है, प्रोग्राम, इसका आउटले कितना है? 6,000 करोड़ रुपए। बूस्ट करने के लिए इसे इतना आउटले दिया गया है। अब उसके बाद यहां पर इंपॉर्टेंट आपके लिए बस ये है कि इसमें क्या होगा। देखिए, उद्यम, ई श्रम, NCS नेशनल करियर सर्विस और असीम आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉय क्रेडिट अंडर आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग। ठीक है, असीम पोर्टल को इंटरलिंक किया जाएगा, एक दूसरे से कनेक्ट किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। अब उसके बाद 130 लाख MSME को प्रोवाइड किया जाएगा एडिशनल क्रेडिट, मतलब कि एडिशनल रकम, अंडर इमरजेंसी क्रेडिट लिंक्ड गारंटी स्कीम। ठीक है, आगे देखते हैं अगला। डेस्क स्टैक का पूर्ण रूप क्या है, मतलब फुल फॉर्म क्या है? जो कि एक ई पोर्टल है जिसे केंद्रीय बजट के दौरान लॉन्च किया गया था। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डेस्क स्टैक? एन ई पोर्टल दैट, मतलब कि दैट्स लॉन्च वाज अनाउंस्ड, मतलब कि जिसका लॉन्च कब हुआ था? अनाउंस किया गया था यूनियन बजट में। तो जो डेस्क स्टैक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड। ठीक है ना, इसका क्या काम है? ये एम्पावर करेगा सिटीजन्स को, नागरिकों को स्किल करने के लिए, री स्किल करने के लिए, और अपने स्किल को अपग्रेड करने के लिए थ्रू ऑनलाइन ट्रेनिंग के जरिए। ठीक है, आगे देखते हैं अगला। 2023 के केंद्रीय बजट में शिक्षा के लिए कितना आवंटन है? व्हाट इज द एलोकेशन टुवर्ड्स एजुकेशन इन द यूनियन बजट ऑफ 2023? तो शिक्षा के लिए कितना एलोकेट किया गया है, आउटले दिया गया है?
मतलब एजुकेशन के लिए 1,04,278 करोड़ रुपीज, 1,04,278 करोड़ रुपए। ठीक है, आगे देखते हैं अगला। वित्त वर्ष 2023 के केंद्रीय बजट के दौरान प्रस्तावित राष्ट्रीय टेलीमानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का नोडल केंद्र कौन सा होगा? विच विल बी द नोडल सेंटर फॉर नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम दैट हैज बीन प्रपोज किया गया है। कब किया गया है? यूनियन बजट 2023 में। यूनियन बजट जो फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए, मतलब कि जो करंट पीरियड क्या हो गया 2022 से 23, ठीक है ना। और फाइनेंशियल ईयर बोलने का मतलब 2023, और करंट पीरियड बोलने का मतलब हो जाएगा क्या, या करंट ईयर 2022 से 23। ठीक है, निम्हंस। ठीक है, तो इसका नोडल जो सेंटर होगा वो नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम का, ठीक है ना, ये निम्हंस होगा। अब निम्हंस क्या है देख लीजिए, देखिए निम्हंस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज विल बी द नोडल सेंटर होगा। और जो ट्रिपल आईटी है ना, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बेंगलुरु का, कर्नाटक का, ठीक है, ये प्रोवाइड करेगा टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के लिए, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सपोर्ट, असिस्टेंस, हेल्प एड प्रोवाइड करेगा नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के लिए। ठीक है, कौन कौन सा करने वाला है? निम्हंस करेगा, और जो ट्रिपल आईआईटी है जो कि बेंगलुरु कर्नाटक का है वो करेगा। ये जो है वो नोडल सेंटर है। कौन सा नोडल सेंटर है? निम्हंस। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर एक ये इंपॉर्टेंट है कि जो नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम विल बी कितना का इंक्लूड करेगा नेटवर्क को? 23 टेली मेंटल हेल्थ सेंटर्स को। जो 23 टेली मेंटल हेल्थ सेंटर्स है ना, ये इसमें इंक्लूडेड होंगे। चलिए आगे देखते हैं अगला। 2022-23 में प्रत्येक घर में नल का पानी उपलब्ध कराने के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है? हाउ मच फंड्स हैज बीन एलोकेटेड इन 2022-23 टू प्रोवाइड रनिंग टैप वाटर फॉर एवरी हाउस होल्ड? तो हर घर के लिए कितना किया गया है? 60,000 करोड़ रुपए, 60,000 करोड़ रुपीज। ठीक है, 60,000 करोड़ रुपीज। अब देख लीजिए 60,000 करोड़ रुपए एलोकेट किया गया है, कवर करेगा कितना? 3.8 करोड़ हाउस होल्ड, मतलब कि 3.8 करोड़ घरों को 2022-23 में प्रोवाइड करेगा। मतलब कि क्या देगा? रनिंग टैप वाटर जो होता है ना, घर का मतलब नल का पानी, ठीक है, नल का पानी ये प्रोवाइड करेगा हर घर में। इसका देखिए, हर घर नल से जल, ये मतलब एक तरीके का ऐसा स्कीम है, मान सकते हैं आप, परियोजना है, योजना है। ठीक है, क्या नाम है इसका? हर घर नल से जल, मतलब कि हर एक घर में नल से जल आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला। 2022-23 में पीएम आवास योजना के तहत कितनी धनराशि आवंटित की गई है? हाउ मच फंड्स हैव बीन एलोकेटेड अंडर द पीएम आवास योजना इन 2022-23? तो कितना किया गया है अमाउंट एलोकेट पीएम आवास योजना में 2022-23 में? 48,000 करोड़ रुपए, 48,000 करोड़ रुपीज। ठीक है, देखिए जो 48,000 करोड़ रुपए एलोकेट किया गया है, ये क्या करेगा? ये कंप्लीट करेगा 80 लाख करोड़ हाउसेस को, मतलब कि किसके कंप्लीशन के लिए? 80 लाख घरों को कंप्लीट करने के लिए 48,000 करोड़ रुपए का राशि आवंटित किया गया है, एलोकेट किया गया है, आउटले किया गया है। ठीक है, अंडर किसके तहत? पीएम आवास योजना के तहत। आगे देखते हैं अगला। उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे और सामाजिक विकास के परियोजनाओं को निधि देने के लिए शुरू की जाने वाली नई योजना का नाम क्या है? What is the name of the new scheme that will be launched to fund बोलने का मतलब निधि, ठीक है, फंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स। तो इस स्कीम का नाम क्या है जो फंडिंग करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को नॉर्थ ईस्ट रीजन्स पे? तो इस स्कीम का नाम है पीएम डिवाइन। देखिए, प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, पीएम डिवाइन। क्या फुल फॉर्म है इसका? पीएम का मतलब प्राइम मिनिस्टर, डी का मतलब डेवलपमेंट, ठीक है, डी भी बोलने का मतलब डेवलपमेंट, और आई का मतलब इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। ठीक है, ये एक स्कीम है जो क्या करेगा? फंड करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर को और सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट रीजन में कितना एलोकेट किया गया है इसके लिए? मतलब कि इनिशियल एलोकेशन बोलने का मतलब शुरुआती समय में कितना एलोकेशन प्रोवाइड किया गया है। शुरुआती समय में इसको सबसे पहले कितना दिया गया है राशि? 1500 करोड़ रुपए, 1500 करोड़ रुपीज। अगर मान लीजिए जरूरत पड़ेगा तो इसके बाद इसमें और क्रेडिट, मतलब कि और जो है वो अमाउंट प्रोवाइड किया जाएगा, असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। इनिशियल बोलने का मतलब शुरुआती अवस्था में अभी इतना दिया गया है, जैसा जरूरत होगा उसके अनुसार सरकार जो है वो इसे और धनराशि मुहैया करवाएगी।
चलिए आगे देखते हैं अगला। चीन के साथ भारत की सीमा से लगे गांवों में बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए केंद्र सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? Which program is initiated by the central government to improve the infrastructure in villages? गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए, ठीक है ना। Along India's border with China, जो कि बॉर्डर चाइना का जो बॉर्डर है ना, जिससे सटे हुए मतलब जितना भी गांव है, ठीक है, विलेज है, तो इसका नाम है, ये जो स्कीम का नाम क्या है, ये जो प्रोग्राम का नाम क्या है, स्कीम या प्रोग्राम, योजना, कुछ भी कह सकते हैं आप इसे, वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम, VVP, वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम। देखिए, वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम और डेवलपमेंट ऑफ बॉर्डर विलेजेस, मतलब कि जो बॉर्डर के पास, विलेजेस के पास, जो कि बॉर्डर के समीप, बॉर्डर के निकट में जितना भी विलेजेस है ना, सीमा के सटे हुए, ठीक है, वहां पर मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए दिया जाएगा। ये प्रोग्राम मतलब इसलिए स्टार्ट किया गया है, ठीक है। अब उसके बाद ये देख सकते हैं आप, देखिए, विलेज अलोंग इंडियाज बॉर्डर विद चाइना। देखिए, प्रोग्राम जो है वो कहाँ इंप्रूव करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर को? विलेज जो कि सटे हुए हैं चाइना के, मतलब कि इंडिया में, अलोंग इंडियाज बॉर्डर विद चाइना इन स्टेट्स लाइक, देखिए, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा, जो अनुसूचित बोलने का मतलब जो शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक हो गया ना, द्वारा स्थापित किए जाने वाले फाइनेंशियल ईयर 2023 केंद्रीय बजट में कितनी डिजिटल बैंकिंग इकाइयां, DBU, डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स, इकाइयां, ठीक है, प्रस्तावित हैं? हाउ मेनी डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स, DBUs, आर प्रपोज्ड इन फाइनेंशियल ईयर 23 यूनियन बजट टू बी सेटअप बाय शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स? तो कितना यूनिट प्रपोज किया गया है कि सेटअप किया जाएगा? 75 यूनिट, 75 यूनिट, ठीक है। ये देख लीजिए, टू मार्क 75 ईयर्स ऑफ आवर इंडिपेंडेंस, टोटल जो 75 वर्ष हो चुका है इंडिपेंडेंस का, आजादी का, इसे मार्क करने के लिए, मतलब कि इसके सेलिब्रेशन में ऐसा प्रपोज किया गया है, मतलब कि अनाउंस किया गया है कि 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स 75 डिस्ट्रिक्ट्स में, 75 जिलों में, जो मतलब कि ऑफ द कंट्री, बोलने का मतलब भारत में, इंडिया में, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स को मतलब कि सेटअप किया जाएगा शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं अगला। सशस्त्र बलों के लिए उपकरणों में आयात को कम करने के लिए 2022-23 में घरेलू उद्योग के लिए पूंजीगत खरीद बजट का कितना प्रतिशत निर्धारित किया गया है? हाउ मच परसेंटेज ऑफ द कैपिटल प्रोक्योरमेंट बजट हैज बीन earmarked for domestic industry in 2022 to 23 to reduce the imports, ठीक है ना, इक्विपमेंट फॉर दी आर्म्ड फोर्सेस? तो कितना रिड्यूस किया गया है? 68%, 68%, 68%, ठीक है। 2021-22 में कितना था? 58%, अभी कितना हो गया? 68%, ठीक है। और ये क्या करता है? प्रमोट करता है आत्मनिर्भर भारत को। आगे देखते हैं अगला। केंद्रीय बजट में प्रस्ताव के अनुसार कंपनियों के त्वरित समापन के लिए किस इकाई की स्थापना की जाएगी? एज पर द प्रपोजल इन द यूनियन बजट विच एंटिटी विल बी सेटअप फॉर स्पीडी वाइंडिंग अप कंपनीज? तो कंपनी को मतलब कि जल्दी से वाइंड अप करने के लिए एक एंटिटी सेटअप किया जाएगा, ऐसा प्रपोज किया गया है यूनियन बजट में, ठीक है, ऐसा घोषणा किया गया है, अनाउंसमेंट किया गया है। तो इस एंटिटी का नाम क्या है? देखिए, सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट, ठीक है, सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट, CPACE, ठीक है, इस्टेब्लिश किया जाएगा स्पीडी वाइंडिंग अप ऑफ कंपनीज के लिए। आगे देखते हैं अगला। ABGC में ए का अर्थ क्या है? ए क्या है? ये जो ABGC है ना, इसमें ए क्या है, ठीक है, तो ए का मतलब होता है एनिमेशन। देखिए, एन एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक, ABGC। देखिए, ए का मतलब एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, V का मतलब विजुअल इफेक्ट्स, G का मतलब गेमिंग एंड C का मतलब कॉमिक। प्रमोशन टास्क फोर्स सेटअप किया गया है ताकि रियलाइज किया जाए पोटेंशियल ऑफ द सेक्टर को। बोलने का मतलब सिंपल है, देखिए, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स और गेमिंग, कॉमिक से रिलेटेड जो सेक्टर है, इसका पोटेंशियल रियलाइज करने के लिए, जानने के लिए, पहचानने के लिए एक टास्क फोर्स स्टार्ट किया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला। केंद्र सरकार भारत नेट परियोजना के तहत सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का काम किस वर्ष में पूरा कर लेगी या करेगी?
इन विच ईयर द सेंट्रल गवर्नमेंट प्लांट मतलब कि प्लांट नहीं प्लान, ठीक है, टू कंप्लीट द लेइंग ऑप्टिकल फाइबर इन ऑल विलेजेस अंडर द भारत नेट प्रोजेक्ट। तो कब तक ये कंप्लीट हो जाएगा, मतलब कि टोटल जो ऑप्टिकल फाइबर बिछाया जाएगा तो 2025 तक, 2025 तक, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर देखिए गवर्नमेंट का प्लान क्या है, ये कितना रुपए खर्च करेगा इस प्रोजेक्ट के लिए, 29,432 करोड़ रुपए, 29,432 करोड़ रुपीज, ठीक है। किस प्रोजेक्ट के लिए, भारत नेट प्रोजेक्ट के लिए। इसमें क्या किया जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऑप्टिकल फाइबर बिछाया जाएगा गांवों में, विलेजेस में, ठीक है। आगे देखते हैं अगला। उच्च दक्षता वाले सौर मॉड्यूल, सौर फोटोवोल्टिक पीवी के निर्माण के लिए पीएलआई के लिए कितना अतिरिक्त आवंटन प्रदान किया जाएगा। हाउ मच एडिशनल एलोकेशन विल बी प्रोवाइडेड फॉर पीएलआई फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाई एफिशिएंसी सोलर मॉड्यूल्स, सोलर फोटोवोल्टेइक्स पीवी, ठीक है। तो कितना एलोकेशन प्रोवाइड किया जाएगा, आंसर है 19,500 करोड़ रुपीज, 19,500 करोड़ रुपए, ठीक है। ये कितना, ये देखिए ये जो इसका गोल क्या है ना कि 280 गीगावाट को मीट करना है, 280 गीगावाट को मीट करना है सोलर पावर 2030 तक। टारगेट है, टारगेट ईयर है 2030 तक, और टारगेट जो रेट है वो कितना है, 280 गीगावाट। आगे देखते हैं अगला। केंद्र सरकार द्वारा सार्वजनिक निवेश के लिए प्रस्तावित पूंजीगत व्यय सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है, कितना परसेंट है। द कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रपोज्ड फॉर पब्लिक इन्वेस्टमेंट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इज हाउ मच परसेंट ऑफ जीडीपी। तो कितना परसेंट है जीडीपी का, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना पब्लिक इन्वेस्टमेंट के लिए, वो जीडीपी का कितना परसेंट है, 2.9%, 2.9%, ठीक है। उसके अलावा ये आप देख सकते हैं, यूनियन बजट इनविसेज्ड बूस्टिंग पब्लिक इन्वेस्टमेंट बाय रेजिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर को कितना रेज करना है, 35.4%, 2 रुपीज मतलब कि 7.5 लाख करोड़ रुपए तक, ठीक है, और 2.9% ऑफ जीडीपी इन फाइनेंशियल ईयर 2023, ठीक है। देखिए यह क्या है, इट इज 5.54 लाख करोड़ इन द करंट ईयर। अभी करंट में कितना है, 5.5 लाख करोड़ रुपीज है। अगर हम लोग इसमें 2.9% ऑफ जीडीपी अगर बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 7.5 लाख करोड़ रुपए। कैपिटल एक्सपेंडिचर का ये कितना हो जाएगा, 35.4% बाई मतलब इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं अगला। उसके अलावा ये आप देख सकते हैं बट ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय न्याय शास्त्र के तहत विवादों के समय पर निपटान के लिए किस शहर में एक अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र स्थापित किया जाएगा। इन विच सिटी एन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर will be set up for timely settlement of disputes under international jurisprudence। तो कहां ये सेटअप किया जाएगा, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर कहां सेटअप किया जाएगा, गांधीनगर में, गुजरात में, गांधीनगर में। देखिए एन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर विल बी सेटअप इन गांधीनगर गुजरात, जो टाइमली सेटल कर देगा डिस्प्यूट्स, जो भी मतभेद वगैरह होता है अंडर इंटरनेशनल जुरिस्प्रूडेंस, ठीक है। देखिए it will set up on the lines of the Singapore International Arbitration Center और London Commercial Arbitration Center, मतलब कि इसके बेसिस पे ही ये काम करेगा। किसके बेसिस पे, सिंगापुर का जो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर है और जो लंदन का कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन सेंटर है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला। ब्लॉकचेन का उपयोग करके डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल रुपया कौन जारी करेगा। Who will issue the digital rupee to boost digital economy using blockchain? तो ब्लॉकचेन को यूज करके बूस्ट करने के लिए डिजिटल इकोनॉमी तो कौन यूज करेगा, कौन इशू करेगा, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करने वाला है, ठीक है। डिजिटल इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए ब्लॉकचेन का मदद से। आगे देखते हैं अगला। देखिए ये देख लीजिए, आरबीआई क्या करने वाला है, इंट्रोडक्शन करने वाला है, मतलब इंट्रोड्यूस करने वाला है डिजिटल रूपी, और इसे डिजिटल रूपी भी कह सकते हैं, या सेंट्रल गवर्नमेंट डिजिटल करेंसी, सीबीडीसी, सेंट्रल गवर्नमेंट डिजिटल करेंसी, ठीक है। या सॉरी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ठीक है, बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऐसा इंट्रोड्यूस करने वाला है, लाने वाला है, ठीक है, डिजिटल रूपी या सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ठीक है, जो बूस्ट करेगा डिजिटल इकोनॉमी को यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड अदर टेक्नोलॉजीज। Reserve Bank of India Act 1934 is being amended to enable RBI to issue
मतलब कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का 1934 का जो एक्ट है, इसके तहत ऐसा आदेश दे दिया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कि हाँ आप मतलब आपको स्वीकृति देते हैं, हम एग्री देते हैं, एक्सेप्टेंस देते हैं कि हाँ आप डिजिटल रुपी को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला। कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता की योजना की और 10,000 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ की राशि। The amount raised from 10,000 crores to dash crores towards the scheme for financial assistance to states for capital investment। देखिए जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, देखिए राज्यों को जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस का जो स्कीम है उसका जो अमाउंट है 10,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर वो कितना कर दिया गया है, वो 15,000 रुपए करोड़ कर दिया गया है। मतलब कि पहले 10,000 था, अभी कर दिया गया है 15,000। ठीक है, अब उसके बाद यहां आप लोग देख सकते हैं स्कीम फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज इनहैंस्ड फ्रॉम 10,000 से 15,000। ठीक है, अब उसके बाद देखें देयर विल बी allocation of rupees 1 lakh crore to assist the states in catalyzing overall investments in the economy for financial year 2023। देखिए टोटल जो इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, कैटलाइज करने के लिए जो कितना मतलब कि इन्वेस्टमेंट के लिए दिया गया है 1 लाख करोड़। ठीक है, देखिए इट इज अ 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन। 50 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन ये मतलब प्रोवाइड किया जाएगा। ये जो लोन मिलेगा ना, जो भी अमाउंट का लोन मिलेगा ये 50 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री रहेगा। ठीक है, मतलब इस पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा 50 वर्षों तक के लिए। किस लोन पे? 1 लाख करोड़ रुपए का जो ये अमाउंट दिया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला। 2022-23 में आयकर से कितने संग्रह की उम्मीद है? हाउ मच कलेक्शन। संग्रह बोलने का मतलब जितना कलेक्ट किया जाएगा, जमा किया जाएगा, एकत्रित किया जाएगा। ठीक है, कलेक्शंस फ्रॉम इनकम टैक्स आर एक्सपेक्टेड इन 2022 टू 23। देखिए 7 लाख करोड़ रुपए, 7 लाख करोड़ रुपए जो है इनकम टैक्स से ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि कलेक्ट किया जाएगा। बस यही इंपॉर्टेंट है, ये ओल्ड डेटा हो जाएगा। ठीक है ना, वैसे ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए अद्यतन विवरणी की शुरुआत के लिए आयकर अधिनियम 1961 के तहत धारा 139 में किस नई धारा को शामिल करने का प्रस्ताव है? Which new section is proposed to be included in section 139 under the Income Tax Act 1961 for the introduction of updated return। देखिए तो जो नया रिटर्न के लिए, मतलब कि अपडेटेड रिटर्न के लिए नया इंट्रोडक्शन किया गया है एक सेक्शन का। ठीक है, एक नया सेक्शन इंक्लूड किया गया है सेक्शन 139 में, जो कि किसके अंडर में आता है? इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंडर में आता है। तो इस सेक्शन का नाम क्या है? देखिए क्या है? सब सेक्शन 8A, सब सेक्शन 8A। ठीक है, सब सेक्शन 8A, बस यही इंपॉर्टेंट है। हाँ देख लीजिए, ये आप देख सकते हैं। देखिए इसका जो इंट्रोडक्शन है ना, ये न्यू अपडेटेड रिटर्न का, ये क्या करेगा? अंडर विच रिटर्न, मतलब कि इसके अंडर में जो रिटर्न होगा वो फाइल किया जा सकता है। जो इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह आप लोग फाइल करते हैं ना, अगर आप जॉब करते हैं तो आप लोग फाइल करते होंगे। ठीक है, तो वो मतलब विद इन 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, जो असेसमेंट ईयर होगा इनकम टैक्स का, उससे 2 वर्षों तक आप लोग मतलब फाइल कर सकते हैं। ठीक है, देखिए in case income tax IT files forgot to include any income, they will have to pay 25% penalty on tax and interest due to if it is filed in the year after the assessment year। देखिए असेसमेंट ईयर के अगर बाद अगले वर्ष अगर मतलब ये फाइल किया जाएगा तो 25% रुपया जुर्माना लगेगा, पेनाल्टी लगेगा, पेनाल्टी चार्ज किया जाएगा। ठीक है, और सेकंड ईयर के लिए 50% रुपये जो है, 50% जो हो गया ना, वो पेनाल्टी चार्ज किया जाएगा, जुर्माना लगाया जाएगा। ठीक है, तो इसके तहत क्या किया गया है? देखिए इन दिस रिगार्ड, मतलब कि इसके लिए क्या किया गया है? एक नया सब सेक्शन 8A जो सेक्शन 139 है इसमें मतलब कि ऐड किया गया है। ठीक है, प्रपोज किया गया है, जो कि IT एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट 1961 का पार्ट है। आगे देखते हैं अगला। सहकारी समितियों द्वारा भुगतान किए गए वैकल्पिक न्यूनतम कर के लिए प्रस्तावित नया प्रतिशत क्या है? व्हाट इज द न्यू परसेंटेज प्रोपोज्ड फॉर द अल्टरनेट मिनिमम टैक्स पेड बाय कोऑपरेटिव्स? तो कितना मिनिमम टैक्स पेड, देखिए कितना परसेंटेज है अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स पेड कोऑपरेटिव्स के द्वारा जो किया जाता है?
तो 15% है, 50% है, ठीक है। देखिए ये हो चुका है। देखिए जो अल्टरनेट मिनिमम टैक्स पे किया जाता है कोऑपरेटिव्स के द्वारा, ये क्या हो चुका है, ब्राउट डाउन, मतलब कि 18.5% पहले था, 18.5% पहले था, तो 3.5% घटाकर अभी कर दिया गया है इसे 15%। कितना? 15%। आगे देखते हैं अगला। नई घरेलू विनिर्माण कंपनियों द्वारा निर्माण या उत्पादन शुरू करने की अंतिम तिथि किस तारीख तक बढ़ा दी गई है? By which date the last date for commencement of manufacturing or production by new domestic manufacturing companies is extended? तो कौन सा लास्ट डेट मतलब कि कमेंस किया गया है, बढ़ा दिया गया है? मार्च 31 2024, मार्च 31 2024, ठीक है। देखिए मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज अंडर, मतलब किसके अंडर में आता है ये जो है, सेक्शन 115 BAB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, ठीक है। इसे एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है, मार्च 31 2024 कर दिया गया है। पहले क्या था इसका, 31 मार्च 2023 था लास्ट डेट, ठीक है। अभी कितना हो चुका है, मार्च 31 2024। आगे देखते हैं अगला। SEZ के सीमा शुल्क प्रशासन में सुधार करने के लिए निम्नलिखित में से किस कानून को नए कानून से बदला जाएगा? To undertake reforms in customs administration of SEZ, which of the following law will be replaced with new legislation? तो जो लॉ है जिसे रिप्लेस किया जाएगा न्यू लेजिस्लेशन से रिफॉर्म करने के लिए कस्टम्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ SEZ में, तो किसके अंडर में आता है, मतलब ये किसके अंडर में आएगा? देखिए SEZ एक्ट 2005, SEZ एक्ट 2005। देखिए The central government will undertake reforms in customs administration of SEZs by replacing the 16 years old act मतलब कि ACT 2005, जो 16 साल पुराना SEZ एक्ट 2005 है ना, इसे नया लेजिस्लेशन से रिप्लेस कर दिया जाएगा, बदल दिया जाएगा, जो कि कंपेटेबल है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से, जो कि मतलब कि कंपेटेबल इसे बनाया जाएगा, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया ना, उसे कंपेटेबल बनाया जाएगा। जो रिफॉर्म है वो कब तक मतलब कि पूरी तरह से इंप्लीमेंट हो जाएगा, सितंबर 30 2022 तक। 22 देखिए 30 सितंबर 2022 तक जो ये रिफॉर्म है ये पूरी तरह से इंप्लीमेंट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला। कटे और पॉलिश किए गए हीरे और रत्नों जेम्स पर सीमा शुल्क कितने प्रतिशत तक घटाया गया है? टू हाउ मच परसेंट द कस्टम ड्यूटी ऑन कट एंड पॉलिश डायमंड्स एंड जेम स्टोन्स इज रिड्यूस्ड? तो 5% घटा दिया गया है, 5% रिड्यूस कर दिया गया है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। देखिए डिसइंसेंटिवाइज इसका मतलब होता है डिस्करेज या डीमोटिवेट, ठीक है। इंपोर्ट को डिस्करेज या डीमोटिवेट करने के लिए अंडर वैल्यू किया गया है, मतलब कि इसका इमिटेशन ज्वेलरी को, ठीक है, जो कस्टम ड्यूटी है इसे घटा दिया गया है, कितना घटाया गया है? 5%, 5%, ठीक है। देखिए ऐसा बताया गया है, देखिए being prescribed in a manner that एक जो ड्यूटी, देखिए ड्यूटी बोलने का मतलब होता है टैक्स, ठीक है, एटलीस्ट कम से कम 400 पर केजी, 400 पर केजी, कम से कम 400 पर केजी पे करना होगा इंपोर्ट के रूप में, ठीक है। आगे देखते हैं अगला। केंद्र सरकार द्वारा अन्य देशों के लिए विकास सहायता के रूप में कितनी राशि निर्धारित की गई है? हाउ मच अमाउंट हैज बीन earmarked बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज डेवलपमेंट असिस्टेंस फॉर द अदर कंट्रीज? तो जो अदर कंट्रीज है उनके डेवलपमेंट असिस्टेंस के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कितना अमाउंट जो है वो ईयरमार्क किया गया है, या मतलब कितना का हेल्प किया जाएगा अमाउंट का? देखिए 6,292.30 करोड़ रुपीज, 6,292.30 करोड़ रुपए, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने मतलब कि रिसीव किया है 17,250 करोड़ रुपए, आउट ऑफ विच मतलब कितना का, इतना करोड़ रुपए का, 17,250 करोड़ रुपए, 17,250 करोड़ रुपए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को दिया गया है, ठीक है, जिसमें से 6292.30 करोड़ रुपए जो है वो क्या किया जाएगा, उससे क्या किया जाएगा, यूटिलाइज किया जाएगा, मतलब कि उसका इस्तेमाल किया जाएगा डेवलपमेंट असिस्टेंस के लिए अदर कंट्रीज का। आगे देखते हैं अगला।
वित्त वर्ष 2023 में किस देश को भारतीय से अधिकतम विकास सहायता प्राप्त होगी? विच कंट्री विल रिसीव द मैक्सिमम डेवलपमेंट असिस्टेंस फ्रॉम इंडिया इन फाइनेंशियल 23? मतलब कि भारत सबसे ज्यादा डेवलपमेंट असिस्टेंस के लिए किसका हेल्प करने वाला है, किस कंट्री का? तो भूटान का। देखिए भूटान रिसीव करेगा मैक्सिमम डेवलपमेंट असिस्टेंस कितना का? भारत से करेगा कितना का? 2266 करोड़ रुपए का। ठीक है, सबसे ज्यादा करेगा भारत। ठीक है, आगे देखते हैं अगला। भूटान को करेगा सबसे ज्यादा भारत। ठीक है, कितना अमाउंट? 2266 करोड़ रुपए। चलिए अगला देखते हैं सवाल। केंद्रीय बजट 2022-23 में कोविड-19 टीकों के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है? हाउ मच फंड्स हैव बीन एलोकेटेड फॉर कोविड-19 वैक्सीन इन द यूनियन बजट 2022-23? देखिए 5000 करोड़ रुपए जो है वो कोविड-19 का वैक्सीनेशन के लिए, टीका लगाने के लिए एलोकेट किया गया है। ठीक है, 5000 करोड़ रुपए किस लिए? कोविड-19 के वैक्सीन के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं अगला। अफगानिस्तान को विकास सहायता के रूप में 200 करोड़ रुपए मिलेंगे। ठीक है, 200 करोड़ रुपए मिलेंगे। इसके अलावा केंद्र सरकार ने डैश बंदरगाह परियोजना के लिए 100 करोड़ रुपए का वितरण किया है, मतलब कि 100 करोड़ रुपीस डिस्ट्रीब्यूट किया है, एलोकेट किया है। ठीक है, देखिए अफगानिस्तान विल रिसीव 200 करोड़ एज डेवलपमेंट असिस्टेंस। ठीक है, अफगानिस्तान को जो है वो 200 करोड़ रुपए देगा। कौन देगा? भारत देगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगा। ठीक है, किस चीज के लिए देगा, क्यों देगा? डेवलपमेंट असिस्टेंस के लिए, मतलब कि डेवलपमेंट में हेल्प करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। असिस्टेंस का मतलब होता है सपोर्ट करना, एड करना, हेल्प करना। ठीक है, मदद करना। अपार्ट फ्रॉम, इसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने डिस्पर्स किया है, वितरण किया है, डिस्ट्रीब्यूट किया है 100 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपीज, 100 करोड़ रुपए। ठीक है, किस चीज के लिए, किस प्रोजेक्ट के लिए? जो चबाहर पोर्ट, देखिए ये जो चबाहर है ना, जो चबाहर पोर्ट प्रोजेक्ट है, जो चबाहर पोर्ट प्रोजेक्ट है उसके लिए। पोर्ट मतलब बंदरगाह होता है। ठीक है, उसके लिए देख लीजिए 200 करोड़ रुपए डेवलपमेंट असिस्टेंस के लिए अफगानिस्तान को देगा। उसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो 100 करोड़ रुपए डिस्बर्स कर चुका है चबाहर पोर्ट प्रोजेक्ट के लिए। देखिए की कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट इंडिया प्रोवाइड करने वाला है बेटर कनेक्टिविटी टू अफगानिस्तान बाय पासिंग पाकिस्तान। ठीक है, अब उसके बाद ये कहां लोकेटेड है? देखिए इट इज लोकेटेड इन दी सिस्तान बालूचिस्तान प्रोविंस में, ईरान का जो साउथ ईस्टर्न कोस्ट है ना वहां पर, आउटसाइड पर्सियन गल्फ। चबाहर पोर्ट गिव्स इंडिया अ सी लैंड एक्सेस, मतलब कि सी लैंड का एक्सेस देगा। ठीक है, सी लैंड का एक्सेस देगा इंडिया को चबाहर पोर्ट। ठीक है, रूट इनटू अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया थ्रू ईरान ईस्टर्न बॉर्डर्स। ठीक है, आगे देखते हैं अगला। लोकपाल के वर्तमान फरवरी 2022 अध्यक्ष का नाम बताइए, जो एक भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण या लोकपाल का निकाय है जो भारत गणराज्य में जनहित का प्रतिनिधित्व करता है। देखिए नेम दी करेंट फरवरी 2022 में जो चेयरपर्सन है लोकपाल के, जो लोकपाल क्या है, एक एंटी करप्शन अथॉरिटी और बॉडी ऑफ ओम्बड्समैन जो रिप्रेजेंट करते हैं पब्लिक इंटरेस्ट इन द रिपब्लिक ऑफ इंडिया को। ठीक है, देखिए इनका नाम है पिनाकी चंद्र घोष। ठीक है, पिनाकी चंद्र घोष। बस यही इंपॉर्टेंट न्यूज है। ठीक है ना, देखिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बस बन सकता है कि 34 करोड़ रुपए एलोकेट किया गया है एंटी करप्शन ओम्बड्समैन लोकपाल 2022-23 के लिए। ठीक है, जो कि मीट करेगा अपने एस्टैब्लिशमेंट को और कंस्ट्रक्शन रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स को, मतलब कि इसका जो एस्टैब्लिश करने के लिए और जितना भी कंस्ट्रक्शन वगैरह रिलेटेड इसका जो एक्सपेंडिचर होगा, खर्च होगा, उसके लिए कितना दिया गया है? 34 करोड़ रुपीज, 34 करोड़ रुपए। ठीक है, किसे दिया गया है? एंटी करप्शन ओम्बड्समैन लोकपाल को। ठीक है, इसके जो चेयरपर्सन है वो कौन है? पिनाकी चंद्र घोष। ठीक है, देखिए मार्च 23 2019 को जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष जी बन गए थे चेयरपर्सन लोकपाल का। ठीक है, विथ 8 अदर मेंबर्स, मतलब कि इनके अलावा 8 अदर सदस्य मेंबर्स इन्होंने इंक्वायर किया था और इन्वेस्टिगेट किया था एलिगेशंस ऑफ करप्शन अगेंस्ट पब्लिक फंक्शनरीज। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला। भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी? देखिए इस पर स्टैटिक जीके का सवाल आ गया, बजट रिलेटेड स्टैटिक जीके क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं। हु वाज द फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो जो पहली महिला, मतलब कि भारत की जो पहली महिला वित्त मंत्री थी, वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर थी, वो कौन थी? वो थी इंदिरा गांधी जी, वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी। ठीक है, देखिए 1970 से 1971 का जो समय था, मतलब कि 1970 से 1971 के लिए इंदिरा गांधी जी वाज द ओनली वुमेन प्राइम मिनिस्टर हु टुक ओवर द फाइनेंस पोर्टफोलियो
फाइनेंस पोर्टफोलियो बोलने का मतलब फाइनेंस के पदभार को उन्होंने संभाला था। कब संभाला था? 1970 से 1971 के लिए। किसने संभाला था? इंदिरा गांधी जी ने। कौन थी? फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया थी, मतलब कि भारत की पहली महिला वित्त मंत्री थी। ठीक है, आगे देखते हैं अगला सवाल। भारत के किस वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट को काला बजट कहा गया था? देखिए, विच फाइनेंशियल ईयर्स यूनियन बजट ऑफ इंडिया वाज कॉल्ड एज ब्लैक बजट। देखिए, ब्लैक बजट कहा गया था, तो कब कहा गया था, किस पीरियड को? देखिए, 1973 से 1974 का जो समय था उसे घोषित किया गया था, कहा गया था यूनियन बजट, फाइनेंशियल ईयर का जो यूनियन बजट है इंडिया का, उसमें उसे काला बजट के नाम से, ब्लैक बजट के नाम से मतलब कि घोषित किया गया था, अनाउंस किया गया था। देखिए, 1973-1974 इज नोन एज द ब्लैक बजट ऑफ इंडिया एज द बजट का जो डेफिसिट था ना वो रोज हो चुका था, मतलब कि वो कितना जा चुका था, 550 करोड़ रुपए, 550 करोड़ रुपए। ठीक है, पहुंच चुका था कितना, जो डेफिसिट है वो कितना पहुंच चुका था, बजट का जो डेफिसिट होता है ना वो कितना पहुंच चुका था, 550 करोड़ रुपए। ठीक है, कब? 1973 से 74 में। इसे ब्लैक बजट के नाम से जाना जाता है। यशवंत राव बी चवन जो जिन्होंने प्रेजेंट किया था बजट 28 फरवरी 1973 को। ठीक है, किसने किया था? 28 फरवरी या 28 फरवरी 1973 को बजट किसने प्रेजेंट किया था, पेश किया था? यशवंत राव भी चवन। तो ये कौन हो जाएंगे? ये उस टाइम के, उस काल के, उस समय के, उस अवधि के क्या हो जाएंगे? फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। केंद्रीय बजट में फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए आर्थिक विकास का अनुमान क्या है? व्हाट इज द इकोनॉमिक ग्रोथ एस्टिमेटेड इन फाइनेंशियल ईयर 2022 इन द यूनियन बजट? तो 9.2%, 9.2% जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ का एस्टिमेशन है, अनुमान लगाया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला। देखिए, जो कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट रहेगा अमंग ऑल लार्ज इकोनॉमीज, कितना रहेगा? 9.2%। आगे देखते हैं अगला सवाल। उस बांध का नाम बताना है जो केन नदी और मौजूदा गंगऊ वियर के लगभग 2.5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर अप स्ट्रीम के निर्माण के लिए प्रस्तावित है। नेम द डैम दैट इज प्रपोज्ड टू बिल्ड अबाउट 2.5 किलोमीटर अप स्ट्रीम ऑफ एक्सिस्टिंग गंगऊ वियर ऑन केन रिवर। तो केन रिवर पे बनने वाला है। ठीक है, केन रिवर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? ये जो डैम है, ये जो बांध है, इसका नाम क्या है? दौधम डैम, दौधम डैम। ठीक है, क्या बनने वाला है? 2.5 किलोमीटर का अप स्ट्रीम एक्सिस्टिंग गंगो वियर ऑन केन रिवर पे बनने वाला है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला सवाल। देखिए, इससे जुड़ा हुआ कुछ डेटा है, इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, ये जो है ना 2 फेजेज में जो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट है, ये 2 फेजेज में मतलब कि कंप्लीट होगा। जो पहला प्रोजेक्ट में है वो देखो, जो पहला फेज है उसमें क्या होगा, वन ऑफ द कंपोनेंट्स, जो पहला कंपोनेंट है इसका दौधम डैम है ऑन द केन रिवर, जो मध्य प्रदेश से बहता है, केंद्र प्रदेश छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, छतरपुर जिले में। कहाँ का? मध्य प्रदेश का। रिवर कौन सा है? केन रिवर। वहां पे डैम कौन सा है? दौधन डैम। ठीक है, एंड ये फेज 1 के अंडर में आता है। किस प्रोजेक्ट के फेज 1 के अंडर में आता है? केन बेतवा इंटरलिंक प्रोजेक्ट जो है उसके तहत, उसके अंडर में। ठीक है, देखिए, इनसाइड द पन्ना टाइगर रिजर्व एंड इट्स appurtenances like low level tunnel, high level tunnel, केन बेतवा लिंक कैनल एंड पावर हाउसेज विल बी कंप्लीटेड। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे इनसाइड दी पन्ना टाइगर रिजर्व जो है ना उसके मतलब कि अंडर में, उसके इनसाइड में। ठीक है, उसके अंदर में। देखिए, ए 77 मीटर हाई डैम, एक 77 मीटर हाई बांध, मतलब कि ऊंचा बांध, हाई डैम, जिसका नाम क्या है? दौधन डैम है। ठीक है, जो प्रोपोज किया गया है अक्रॉस रिवर केन अबाउट 2.5 किलोमीटर अप स्ट्रीम ऑफ, अप स्ट्रीम बोलने का मतलब जो अप स्ट्रीम है ना धारा का, उसके ऊपर 2.5 किलोमीटर अबव। ठीक है, ऑफ एक्सिस्टिंग जो गंगोव वियर है केन रिवर पे, वहां पे बनाया जाएगा, डेवलप किया जाएगा, मतलब कि इम्प्लीमेंट, मतलब उसे बनाया जाएगा, निर्माण किया जाएगा उसका। ठीक है ना। अब उसके बाद फेज 2 में क्या होगा? देखिए, 3 कंपोनेंट्स आते हैं फेज 2 में। एक कंपोनेंट आता है दौधन डैम फेज 1 में, और 3 कंपोनेंट आते हैं फेज 2 में। क्या है? लोअर और डैम, ठीक है, बीना कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट एंड कोथा बैरेज विल बी कंस्ट्रक्टेड। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। उस अधिनियम का नाम बताइए जिसे राज्यों को उद्यम और सेवा केंद्रों के विकास में भागीदार बनने में सक्षम बनाने के लिए एक नए कानून के साथ प्रस्थापित किया जाना है। Name the act that is to be replaced with a new legislation to enable states to become the partners in development of enterprises and service hubs। ठीक है,
तो इस एक्ट का नाम बताना है। इस एक्ट का नाम क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, SEZ एक्ट 2005, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स SEZ एक्ट 2005। ठीक है, ये क्या करेगा? ये रिप्लेस किया जाएगा नया लेजिस्लेशन से जो इनेबल करेगा स्टेट को, राज्यों को पार्टनर बनने में डेवलपमेंट ऑफ इंटरप्राइज एंड सर्विस हब्स के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं अगला। वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में इलेक्ट्रिक वाहन इकोसिस्टम में दक्षता में सुधार के लिए किस तरह की नीति लागू करने की तैयारी है? What kind of policy is set to be implemented to improve the efficiency in the electric vehicle ecosystem in the budget financial year 22 to 23? देखिए, तो किस तरह का पॉलिसी मतलब कि इसमें सेट किया जाना है, इंप्लीमेंट किया जाना है। देखिए, बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी, ठीक है, सेटअप किया जाएगा ताकि जो इफिशियंसी है ना वो इंप्रूव हो सके। किसका इंप्रूव हो सके? इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम का। कब ऐसा बताया गया है? ये इंप्लीमेंट किया जाएगा पॉलिसी बजट फाइनेंशियल ईयर जो 2022-23 के लिए बजट जो पेश हुआ है, प्रेजेंट हुआ है, उसमें बताया गया है। किसने पेश किया था? निर्मला सीतारमन जी ने। निर्मला सीतारमन जी ने बजट को कब पेश किया था? 1 फरवरी 2022 को। 1 फरवरी 2022 से बजट कब पेश होने लगा है भारत में? 2017 से। किसने ऐसा किया था? अरुण जेटली जी, जो कि 2014 में फाइनेंस मिनिस्टर बने थे। उन्होंने 2017 में क्या किया था कि जो सबसे पहले 28 फरवरी मतलब कि फरवरी का जो लास्ट वर्किंग डे था ना, फरवरी महीने का जो लास्ट वर्किंग डे था, उस दिन को हटाकर 1 फरवरी का जो पहला वर्किंग डे हो गया, फर्स्ट डे ऑफ फरवरी, बोलने का मतलब 1 फरवरी, उस दिन को मतलब कि बजट के लिए उन्होंने मतलब कि बोल दिया था कि अब से बजट इसी दिन प्रेजेंट किया जाएगा, 1 फरवरी को। ठीक है, फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी मतलब कि 1 फरवरी 2022, 1 फरवरी को। ठीक है, और इस बार कब हुआ था? 2022 में हुआ था, 1 फरवरी 2022। किसने किया था? निर्मला सीतारमन जी ने। टोटल जो अभी तक भारत में बजट पेश किया गया है, प्रेजेंट किया गया है, कितनी बार हो चुका है? 92 टाइम्स, 92 बार। निर्मला सीतारमन जी ने कितनी बार किया है? 4 बार। जो 2022 में उन्होंने बजट पेश किया है वो कितनी बार था? वो था चौथी बार। ठीक है, उसके पहले वो 3 बार कर चुकी हैं। देखिए, तो बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी टू बी ब्राउट आउट फॉर सेटिंग अप चार्जिंग स्टेशन को सेट करने के लिए एट स्केल इन अर्बन एरियाज। जो अर्बन एरियाज हो गया ना, थोड़ा सा डेवलप वगैरह एरिया होता है, समझे, टू मतलब कि डेवलप्ड जो सिटीज होता है ना, उसके बारे में ऐसा कहा जा रहा है, अर्बन एरियाज। ठीक है ना, और ग्रामीण इलाकों को क्या बोला जाता है? रूरल एरिया। इंप्रूव इफिशियंसी इन दी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल इकोसिस्टम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए, हमारा जितना भी बजट से जुड़ा जितना भी इंपॉर्टेंट सवाल था वो हम लोगों ने कवर कर लिया है।